हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, कल हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर के लिए बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यह क्वेश्चन देख के ज़रूर जाना है, आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे काफ़ी हद तक आपको पेपर में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है, फिर आप पेपर पेपर देने के बाद आप कहेंगे कि सर हाँ, आपने कुछ बताया था, तो हाँ, कुछ न कुछ तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेगा। चलिए, हम क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं के नाम लिखिए। आपको भक्ति काल के काव्य धाराओं के क्या करना है, कवियों के धाराओं के नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, भक्ति काल की प्रमुख, एक तो होता है निर्गुण भक्ति, एक होता है सगुण भक्ति। ठीक है, धाराओं को विभाजित किया, दो भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। एक निर्गुण होता है, एक सगुण होता है। चलिए, सबसे पहले आता है सगुण गुण। राम यानी कह सकते राम मार्गी शाखा की इनमें प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन से? तुलसीदास जी। भगवान रामचंद्र जी की अगर जैसे बात करेंगे तो रामचरितमानस का लिखने का किरदार किसने निभाया था? तुलसीदास जी ने। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, एक सगुण गुण भक्ति का उदाहरण हो जाएगा राम मार्गी शाखा है, इसके प्रमुख कवि तुलसीदास जी और अग्रदास जी हैं। दो कवियों के नाम हो गए हैं। कृष्ण मार्गी शाखा इनमें प्रमुख कह सकते हैं। कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी और मीराबाई हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कह सकते हैं सिंपल भाषा में, सूरदास जी ने और मीराबाई ने बहुत अनन्य भक्ति की है। चलिए, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा निर्गुण की, प्रेम मार्गी शाखा, इनके प्रमुख ही कवि जायसी और कह सकते हैं प्रेम मार्गी शाखा के, और इसके प्रमुख कवि जायसी और रहीम खान जी हैं। चलिए, अगला है, दूसरा है ज्ञान मार्गी शाखा है। ज्ञान मार्गी शाखा, इसके प्रमुख कवि कबीर और रैदास जी माने जाते हैं। इसके कबीर कौन माने जाते हैं? कबीरदास जी और रैदास जी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छाया की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, छाया की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको छायावादी क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना है। इस काव्य में प्रेम और सौंदर्य का सचित्र यानी कि सीधे चित्रण किया जाता है। प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया जाता है। इस काव्य में चेतना और कह सकते हैं, इस काव्य में चेतना और करुणा की धारा को, चेतना और करुणा की धारा को प्रवाहित हुई है। चेतना और क्या हुई है? इस काव्य में वेदना और करुणा की ही धारा प्रवाहित हुई है। अतः प्राकृतिक का मानवीकरण भी किया गया है। प्राकृतिक का भी क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। चलिए, हाँ, अब और आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, अब आप थोड़ा सा आप तीसरे क्वेश्चन को चलेंगे। सबसे नीचे और आपको तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, भ्रांतिमान अलंकार, यानी कैसे थे भ्रांति लिखना थे, यहाँ भ्रांति लिख दिया। हाँ, ठीक है। चलिए, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए आपको। तो भ्रांतिमान अलंकार, वह सीधा अर्थ याद रखो, भ्रांतिमान अलंकार वह अलंकार कहलाता है जहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रम भ्रम जैसे बोलती है ना, भ्रम की स्थिति है। तो आपको वैसे रट्टा नहीं मानना, सिर्फ आपको एक चीज़ और याद रखना है, भ्रम की उस आहुति होती है, भ्रम की स्थिति जहाँ उत्पन्न होती है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि हम अगर बात करेंगे, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी, इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल होगा। बस आपको नाम से ही जाहिर होता है भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए, थोड़ा सा अपन परिभाषा की ओर भी चलते हैं। देखो जी, भ्रम बस जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार वही है। आप इसमें यही भी लिख सकते हैं, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, और साड़ी है कि नारी है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं। चलिए, इसका उदाहरण भी है, समझी तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे वन मोर, यानी समझी तुम्हें घनश्याम, आपको भगवान श्री कृष्ण भगवान के लिए गोपियाँ कहती हैं कि समझी तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे
बन मोर, तो आपको समझ करके बन उठे, मोर भी उठे, सभी नाचने लगे घनश्याम को समझ करके। चलिए इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। अब विरोधाभास, जहाँ विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए जैसे अपन थोड़ा सा परिभाषा पर प्रकाश डालने के वो चलते हैं, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या फिर किसी क्रिया में वास्तविक विरोध न होने का भी विरोध का वर्णन हो। सिंपल, विरोधाभास नाम से ही जाहिर होता है, जहाँ विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ विरोध की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, जहाँ विरोध उत्पन्न होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार कहलाता है। चलिए जैसे विरोधाभास का उदाहरण है, या अनुरागी चित्त को गति नहीं समझे कोई, यानी अनुरागी चित्त की गति नहीं है, जो अपन समझ चुके हैं ना, तो वहाँ पर कह सकते हैं सिंपल बात, विरोध उत्पन्न हो रहा है। जहाँ विवादिक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वहाँ विरोधाभास यानी विरोध का स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ विरोधाभास अलंकार कहलाता है। चलिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, देखो अब विरोध नहीं होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान के लिए गोपियाँ कहती हैं कि ज्यों ज्यों भगवान क्या होते, श्याम सुंदर बूढ़े होते जाते हैं, त्यों त्यों उज्जवल होते जाते हैं। जैसे कि अब वृद्धावस्था में जैसे जो व्यक्ति जाएगा तो वो कैसे उतना, मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि उज्जवल होता जाएगा। थोड़ा सा अवस्थाओं के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, हमारा शरीर में भी क्या होता है, चेंजेस होता जाता है। तो क्यों, फिर तो विरोध की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी ना, हाँ बिल्कुल होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द शक्ति और परिभाषा एक प्रकार की लिखिए। शब्द शक्ति की परिभाषा भी एक प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। शब्द एवं अर्थ मिलकर के ही काव्य की रचना करते हैं, इन दोनों में गहरा संबंध होता है। इन दोनों में क्या होता है, गहरा संबंध भी होता है। इस संबंध को ही हम कैसे, जिस शक्ति द्वारा ज्ञात करते हैं उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शक्ति का ज्ञात होता है, यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, शब्द एवं अर्थ मिलकर ही काव्य की रचना करते हैं। काव्य की क्या करते हैं, दोनों लोग मिलकर के रचना करते हैं। इन दोनों में गहरा संबंध होता है। इस संबंध को ही जिस शक्ति द्वारा ज्ञात करते हैं उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति तीन प्रकार से विभाजित किया गया है, इसे तीन भागों में बांटा गया है। कौन सा, अभिधा, अभिधा होती है, एक लक्षणा भी होती है और एक व्यंजना भी होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण की परिभाषा भी आपको बताना है और साथ में उदाहरण के सहित बताना है। जिस काव्य को सुनने में मन को पुलकित होती है, सिंपल भाषा में देखो, माधुरी नाम से ही जाहिर होता है। माधुरी यानी मधुर, आनंद की अनुभूति होती है, जिसे सुनने से, पढ़ने से, देखने से, किसी काव्य को सुनने से, दृश्य किसी से भी आपको होती है। तो माधुरी, मधुर का जहाँ वास होता है, मधुर की जहाँ में आहट होती है, मधुर हमें जहाँ सुनाई देता है, तो सुनने तो हमें सुनने में ही होता है। जिस काव्य को सुनने में मन पुलकित हो जाता है, मन खुशी हो जाता है, वहाँ कह सकते तथा कानों को मधुरता का आभास हो, उसे माधुरी गुण की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें या, रा, मा, वा आदि कोमल वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए, नाटक और एकांकी, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नाटक और एकांकी में पेपर में बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90-95% क्वेश्चन ये आता ही है, तो आपको ध्यान से देखना है। चलिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए कोई दो। टाइम तो काफ़ी है, नाइट की बज रहे हैं, लेकिन फिर भी, और स्वास्थ्य वैसे भी हल्का ठीक नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के प्रयास के लिए जारी रहूँगा। किसी प्रकार से आपके बच्चों को टेंशन प्रॉब्लम ना हो, हर प्रॉब्लम के लिए कोशिश तो करूँगा सुधारने का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा नाटक और क्या, नाटक नाम से ही जाहिर होता है। नाटक करते किसी व्यक्ति के पूरे जीवन पे वर्णन पे, पूरे समस्त जीवन की घटनाओं पे अपन जो वर्णन करेंगे उसे नाटक कहते हैं। अगर किसी एकांकी की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ किसी एक अंक पर, एकांकी नाम से ही जाहिर होता है, एक अंक पर आधारित होती है, उसे हम एकांकी कहते हैं।
चलिए, नाटक में अगर हम बात करेंगे तो समस्त जीवन का चित्रण करेंगे तो नाटक के लिए तो बहुत बड़ा आकार हो जाएगा, नाम से ही जाए। और अगर हम एकांकी की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें एक अंक यानी आकार थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के ऊपर हमें टॉपिक करना है। और अगर हम बात करेंगे एकांकी में, उसके लिए थोड़ा सा आकार छोटा है। अब आकार छोटा तो व्यक्ति भी मुझे छोटे ही चाहिए पड़ेंगे, सिंपल भाषा में कहने का कम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर हम एकांकी की बात सॉरी नाटक की बात करेंगे तो नाटक में तो समस्त जीवन का चित्र करना है तो उसमें अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन एकांकी में मुझे सिर्फ काफ़ी कम लोगों की आवश्यकता ही पड़ेगी। चलिए, अब जैसे अगर हम बात करेंगे इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है और इसमें पात्रों की संख्या क्या होती है, कम। इसमें क्या होता है, चलिए हम थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर भी प्रकाश। नाटक में कई अंक भी होते हैं, आपको पता है, क्योंकि नाटक बहुत सारे जीवन के चित्रों के ऊपर अपन वर्णन करेंगे तो उसमें बहुत सारे अंक हो जाएंगे। लेकिन एकांकी में क्या होता है, सिर्फ एक ही अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। वैसे तो होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, अपेक्षाकृत, लेकिन नाटक की अपेक्षा। किससे तुलना कर रहे हैं अपन, नाटक से। चलिए आगे। कहानी और उपन्यास में दो अंतर। कहानी को मोस्ट लगा लीजिए, इसको तो बिल्कुल ध्यान से ही आपको पढ़ना है। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास। कहानी लघु आकार की होती है। कहानी क्या होती है, लघु आकार की होती है, जबकि उपन्यास दीर्घ आकार का होता है। उपन्यास क्या होता है, दीर्घ दीर्घ मतलब होता है लंबी आकार का होता है, लेकिन कहानी को छोटे छोटे से पार्ट्स में क्या कर लेते हैं हम लोग, निकाल लेते, तोड़ देते हैं। आपने वैसे भी देखा होगा, कविताओं को पढ़ा है, कविताएं खिलाने कहानियों को पढ़ा है, तो भी छोटी छोटी सी कहानियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम उपन्यास की बात करेंगे तो उपन्यास बड़े होते हैं। कहानी में मानव जीवन का किसी एक प्रभावशाली यानी घटना का वर्णन होता है। कहानी में किसी एक का ही वर्णन करते, सभी का नहीं होता है। उपन्यास से मानव जीवन में बृहद यानी स्वरूप का ही समस्त संपन्न कह सकते सिंपल में उसका वर्णन किया जाता है। चलिए, राष्ट्रभाषा की कोई दो विशेषताएं लिखना है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र को संपन्न होती है, उसी को कहते हैं संपूर्ण संपर्क भाषा होती है। संपर्क मतलब होता है कामकाज की, जैसे सिंपल भाषा में वो उसके टच में रहे, स्पर्श में रहे, तो सभी के लिए पास में रहे। संपर्क भाषा उसी को कहते हैं, उसी को राष्ट्र भाषा कहते हैं। इसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र में व्यापार होता है। व्यापक व्याप्त मतलब व्यापक भी कह सकते हैं, मिलीन भी कह सकते हैं, लीन रहती है, ठीक, उसी को। दूसरा है इसका साहित्य समृद्धि एवं व्यापक होता है। क्या होता है, साहित्य भी कहता है इसका, समृद्धि भी क्या होता है, व्यापक होता है। अब राजभाषा की दो विशेषताएं लिखनी है। तो सरकारी कामकाज की भाषा होती है राजभाषा कहलाती है। कौन सी कहलाती है, राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा। क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा भी होती है, क्षेत्रीय भाषा भी क्या होती है, राजभाषा। तथा कार्य के निर्णय शिक्षा के माध्यम से रेडियो और दूरदर्शन की राजभाषा का प्रयोग भी किया जाता है। सभी में क्या किया जाता है, राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यशोधर बाबू को व्यक्तिगत चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। यशोधर बाबू जी के व्यक्तिगत चरित्र की कोई दो विशेषताएं भी आपको क्या करना है, लिखना है। चलिए, यशोधर बाबू एक परंपरागत व्यक्ति थे। परंपरागत क्या थे, व्यक्ति थे। तो परंपरा को तो आप वैसे जानते होंगे भली भांति। परंपरा मतलब होता है पैतृक, जैसे हमारे पूर्वजों की जो परंपराएं चले उसको हम ही निभाते चले, वही परंपरा। जैसे आपने कभी सुना होगा, देखा होगा, आपके घर में होता भी होगा, बोलती ना ये हमारे पूर्वजों की टाइम से ही ऐसा काम चला आ रहा है, तो उसी पीढ़ी को मैं भी क्या करता जाता हूँ, उसी विधिवत तरीके से करता है, उसी को परंपरा बोलते हैं। पैतृक पूर्वजों लोगों से जो प्रथाएं चली आ रही हैं उसी को परंपरागतवादी व्यक्ति भी कह सकते थे। चलिए, दूसरा है यशोधर बाबू सरल सादी यानी कह सकते हैं सरल सादी, बिल्कुल सरल थे, नॉर्मल, बिल्कुल सरल। रिश्ते नातों वाली ही शांत सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते थे। सरल, बिल्कुल आसान से, ऐसे नहीं कि उबड़ खाबड़ लोग हों, ऐसे बिल्कुल एकदम सरल जानते थे, चाहते थे। नातों वाली ही शांत सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते थे। उनके पास झंझट वाला सिस्टम नहीं था और वो चाहते थे कि मैं ऐसी ना जीऊँ, आराम से सरल जिंदगी को जीऊँ। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छायावाद और रहस्यवाद की कोई दो अंतर लिखिए। छायावाद और रहस्यवाद में कोई दो अंतर। इनमें हम अपने ही, छायावाद में अगर बात करेंगे, इनमें हम अपने ही आत्मा के दर्शन करते हैं। छाया में क्या करते हैं, अपने ही अंदर की आत्मा को ही दर्शन। अब अगर हम छोटी सी बात करें, छाया का अर्थ होता है अपनी परछाई बन जाना, छायावाद ही तो होता है।
है ना। हम इसमें अगर छोटी सी और अगर बात करेंगे तो आप लोगों ने कई बार धूप में जाने के बाद में भी देखा होगा छाया बन जाती है उसी की, है ना। तो छायावाद, इसमें हम अपने ही आत्मकथा के दर्शन करते हैं। आत्मकथा मतलब स्वयं की ही कथाओं के क्या कर देते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि परछाई को भी तो हम लोग वैसे देखते हैं ना। इसमें हम किसी ईश्वरीय आभा के, यानी किसी ईश्वरीय आभा के दर्शन करते हैं। इसमें भगवान ईश्वर के हम दर्शन करते हैं इसमें, लेकिन अपने स्वयं की ही क्या करते हैं इसमें कल्पना एवं भावना की प्रधानता होती है। कल्पना कर लेते हैं, ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ ये अच्छी दिख रही है, ये कल्पनाएं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कल्पनाएं भी की जा सकती हैं। भावना की प्रधानताएं दी जाती हैं। इसमें चिंतन, ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता दी जाती है। ज्ञान चिंतन की ही दी जाती है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। 13वें क्वेश्चन की चलते हैं। प्रयोगवादी और प्रगतिवादी काव्य में दो अंतर लिखिए। प्रयोगवादी और प्रगतिवादी काव्य के कोई दो अंतर निम्नलिखित थे। सबसे पहले आता है प्रयोगवादी काव्य में, इसमें जीवन के प्रति अति, यानी कह सकते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रधानता होता है। और अगर प्रगतिवादी काव्य की कहेंगे तो इसमें जीवन के प्रति, यानी कह सकते हैं जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण है। यथार्थवादी। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात, दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, सॉरी दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, काव्य में नवीन बिंब योजना एवं क्षय छंदों का क्या होता है, नए नए छंदों का प्रयोग भी होता है। और काव्य में साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सांग रूपक अलंकार की परिभाषा। आपको सांग रूपक अलंकार की परिभाषा भी बताना उदाहरण के साथ में। चलिए, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंग सहित आरोप किया जाता है, वहां पर कैसे थे सांग रूपक अलंकार कहता है। सिंपल भाषा में देखिए, नाम से ही जाहिर होता है, जब किसी पद में उपमान का उपमेय से अंगों सहित आरोप किया जाता है, उपमा की जाती है। उपमा कल्पना कह सकते हैं, सिंपल भाषा में कह सकते हैं जिसकी अपन किसी व्यक्ति से कल्पना करते हैं उसी को उपमा कहते हैं। आरोपित किया जाता है कि वहां पर होता है सांग रूपक अलंकार। जैसे उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। दूसरा है बिसरे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। चलिए आगे चलते हैं। छायावाद की कोई दो विशेषताएं। इस काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्र किया जाता है। छायावाद में क्या होता है, काव्य और प्रेम का सौंदर्य चित्रण किया जाता है। सेकंड है, इस काव्य में वेदना और करुणा को धारा प्रभावित होती है, वह प्राकृतिक मानवीकरण को। छायावादी अपन पहले देख चुके हैं क्वेश्चन की, थोड़ा सा इसके लिए भी देख लेना। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण के सहित आपको बताना। अब भ्रांतिमान नाम से ही जाहिर है, ठीक है ना। भ्रांतिमान अलंकार, जैसे कि अपन इसका एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं। भ्रांतिमान भ्रम की स्थिति जहाँ उत्पन्न होती है, हाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। समझे मुझे न घनश्याम हरि नाच रहे बनमोर। चलिए अब यहाँ तक तो अपन कर चुके थे ना। चलिए हाँ 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। रिवीजन बाद में करवा देंगे। तकनीकी शब्द क्या होते हैं, उदाहरण के सहित आपको बताना है। तकनीकी शब्द वे शब्द हैं जो किसी निर्मित अथवा खोजी हुई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करते हैं। ये शब्द किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चय अर्थ को प्रकट किए जाते हैं, वह तकनीकी शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कोशिका, रेखाचित्र, आवृत्ति, गुरुत्वाकर्षण, समादेश, उसी को अपन कमांड भी बोलते हैं। आंकड़ों का, या उसी को अपन आंकड़ा भी बोलते हैं, उसी को डाटा भी बोलते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो औसत भी, एवरेज भी कहते हैं। आंकड़ा लगाते बोलते हैं एक एवरेज, चलिए औसत भी कहती है, ठीक है। नहीं एक एवरेज इतना ले लो, आंकड़ा इतना लगा लो, औसत लगा लो, ठीक है। चलिए हाँ 19वें क्वेश्चन की आ जाते हैं। निपात की परिभाषा, यानी आपको बताना है निपात परिभाषा। वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बदल देने के लिए लगाए जाते हैं निपात अव्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही, तक, मात्र, भर, भी, तो आदि। उदाहरण देखेंगे, मुझे ही कपड़े धोने पड़ेंगे, तुमने अपने जाने की खत्म तक नहीं कर दी। हाँ, तुमने अपने आने की खत्म तक नहीं दी। इधर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा था, हाँ ठीक है देख लेते हैं।
थोड़ा सा आप लोग बुक्स को उठा करके देख लेना, इधर में हाईलाइट कर लेना थोड़ा सा। रुबाई किसे कहते हैं, उदाहरण के सहित आपको बताना है। रुबाई, रुबाई उर्दू यानी कैसे उर्दू और फारसी एक छंद या फिर कह सकते हैं लेख शैली है, जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक होती है तथा तीसरी पंक्ति में स्वच्छंद होती है। चलिए उदाहरण के लिए, मांगन में ठुठुनक रहा है जिए दाया, जिए जिद याया, बालक तो हुई, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, और दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बालक तो हई चांद पे ललचाया, बालक तो क्या है, चांद के लिए भी ललचा रहा है, यानी ललचाया, और दर्पण उसे देख ही कह रही है माँ। दर्पण को, दर्पण मतलब आईना को देख करके कह रही है माँ, देख करके उसे क्या करी है, कह रही है माँ, क्या करी, देख आईने में चांद उतर आया। तो आईने में क्या कर रही है माँ, उसको बहला रही है, समझा रही है कि देख बालक यहाँ उतर के आ गया है, कहाँ, आईने में। चलिए अगले क्वेश्चन, शब्द युग्म किसे कहते हैं। दो पर्यायों के मेल के, जो मेल से दो ही कह सकते विपरीत विपरीत तार्थकों के मेल, या दो कह सकते सार्थक निर्थक शब्दों के मेल से ही जो मेल से भी एक नए शब्दों का निर्माण होता है, ऐसे शब्द युग्म शब्द का एक शब्द युग्म भी कहते हैं। चलिए अगले हैं, अर्थ या उसी को भाव भी बोलते हैं। भाव की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्यों के प्रकार अभी 10वीं क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसे थोड़ा सा हाईलाइट जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके में भी हो सकता है। उसमें सिर्फ ऑप्शन ने पूछा था कि कितने होते हैं, 8 होते हैं, आपके में सिर्फ पूछ लिया है नाम बताना, उनको प्रकार बताना है। चलिए सबसे पहले अर्थ की अगर दृष्टि से वाक्यों के प्रकार देखेंगे आएंगे तो 8 है। विधानात्मक होता है, निषेधात्मक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, उपदेशात्मक भी होता है, आज्ञार्थमक भी होता है, प्रार्थनात्मक भी होता है। जल्दी फटाफट देखेंगे। विस्मयादि बोधक भी होता है, संदेह सूचक भी होता है। अगले चलिए, सव्याजी छंद के उदाहरण भी बताना आपको। यह वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण भी होते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। उदाहरण सेम महेश गहेन दिनेश सुरेश सहू जाहि निरंतन भावे। इनको आपको जो इतने सारे एग्जाम्पल लिए फटाफट देख लेना है ना। हास्य रस की परिभाषा बताना। हास्य रस जैसे हम आम भाषा में सा हृदय को हृदय में स्थित, यानी हास्य नामक स्थायी भाव का जब प्रभाव यानी कि सीधे विभाव, अनुभव और संचयी भाव के सहयोग हो जाता है, वहाँ पे हास्य रस होता है। हास्य मतलब सीधी भाषा में आप वैसे भी आ जाएंगे, जहाँ हंसी की भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ हास्य रस होता है। इस दौड़ धूल में क्या रखा, आराम करो, आराम करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो भाई, आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे ना तपेदी होती है। अब इसको फटाफट आप लोग एग्जाम्पल को देख लेना है जल्दी से। बिंब से आप क्या समझते हैं, बिंब किसे कहते हैं। चलिए अब बिंब के लिए देखते हैं। बिंब से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। बिंब काव्य में बिंब का यह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा ही इद्रिक यानी अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार काव्य बिंब यानी शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा ही निर्मित होता है, निर्मित तक ऐसी ही मानव छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 में, लोकोक्ति और मुहावरे में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये तो आपसे वैसे ही बन जाएगा, लोकोक्ति और मुहावरे में। चलिए, लोकोक्ति वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, मुहावरा स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति के लिए एक तदनुसार संदर्भ की आवश्यकता होती है, मुहावरे के लिए तदनुसार संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती। इसमें नहीं होती, इसमें होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है
लुट्टन का बचपन कैसा था? लुट्टन का बचपन कैसा था? लुट्टन पहलवान का एक बचपन यानी कैसे थे, सुखमय नहीं था। 9 वर्ष की अल्प आयु में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके माता पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कसरत के कारण ही बचपन में ही उसका सीना चौड़ा हो गया और शरीर भी थोड़ा सा मासल हो गया था। ठीक है, चलिए लेखक की विशेषताओं के अनुसार फटाफट से इसको थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। थोड़ा हल्का गला काम नहीं कर रहा है। आप लोगों के प्रयास के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया है। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन को आप पढ़िए। मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ तब तक। चलिए देख लिया ना। चलिए इन दोनों को तो आपने वैसे ही पढ़ लिया। वीर रस की परिभाषा उदाहरण के साथ आपको बताना है। वीर रस जहाँ वीरों के बारे में वर्णन किया जाता है वहाँ वीर रस होता है। सा हृदय की हृदय में स्थित है। उत्साह नामक स्थायी भाव की लड़ाई जब विवाह अनुभव और संचयी भाव के संयोग हो जाता है वहाँ वीर रस होता है। हे सारण्य हे द्रोण क्या वीर भी आकार अड़े हैं? क्या वीर भी क्या थे? अड़े हैं। जनसंचार के 4 माध्यम के नाम आपको लिखना है। समाचार, प्रिंट मीडिया और कह सकते हैं रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि नाम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? पथिक दिन को तेजी से ढलता देख जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि कहीं उसकी मंजिल पर पहुंचने से पूर्व ही अंधेरा ना हो जाए। वैसे भी उसकी मंजिल जब उसके यानी कि सीधे अधिक दूर नहीं है, अतः मंजिल की शीघ्रता से प्राप्त करने की चाह भी उसे पथ पर जल्दी जल्दी चलने के लिए प्रेरित करती है। कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की सामान्यता नीले संग से क्यों की है? भोर के समय वातावरण ना गहरा काला होता है और ना उजला उसका रंग नीले शंख जैसा बुझा बुझा होता है। इस कारण कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से की है। चलिए अगला क्वेश्चन भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता आपको बताना है। फटाफट देखिए। गुरु महिमा, नामक महिमा, भक्ति तथा प्रेम के प्रेम पर बल, पवित्र आचरण पर बल, राजश्रित नहीं राजशैली, प्रबंध, मुक्त रस योजना। फटाफट देख लेना है रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्योंकि अपने पास अभी क्वेश्चन भी काफ़ी है थोड़ा सा भी। चलिए रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं नहीं माधुरी गुण की विशेषताएं जी अपन देख चुके हैं। माधुरी गुण खिलाने पहले फटाफट से इस पर प्रकाश डाल लीजिए। बाजार पर जादू और उतरने पर भी मनुष्य पर। चलिए जल्दी से फटाफट आप थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को देखते चलेंगे जल्दी। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप में आपको क्या करना है? ये शुद्ध रूप के लिए आपको क्या करना है? व्यक्त करना है। मैंने अनेकों स्थान देखे हैं। वह भाग्यवान स्त्री है। महादेवी वर्मा विद्वान महिला है। कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। इस ग्रंथ का निर्णय किसने लिया है? मैंने अनेक स्थान देखे। मैंने क्या है? अनेकों की जगह अनेक स्थान देखे हैं। ठीक है।
वह भाग्यवान स्त्री है, वह भाग्यवती स्त्री है। क्या है? भाग्यवती स्त्री है। तो महादेवी वर्मा विद्वान महिला है, तो इसका क्या बनेगा? महादेवी वर्मा विदुषी भी है। चौथा बनेगा कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, तो चौथा पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। पांचवा इस ग्रंथ का निर्माण किसने किया है, तो इस ग्रंथ की रचना किसने की है? निर्माण और रचना एक ही होती है। चलिए फटाफट देखते हैं आगे। बाजार पर जादू डालने के लिए उतर मनुष्य में क्या क्या असर पड़ता है? बाजार पर जादू चढ़ने पर मनुष्य में बाजार यानी कह सकती है बाजार को एक आकर्षक होता है। आकर्षक जानते हैं ना, जैसे मन को वहाँ अपनी ओर के लिए खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। चलिए वस्तुएं देख करके उन वस्तुओं की जरूरत नहीं है उन्हें भी खरीदता है। जब किसी चीज़ की ओर मन आकर्षित हो जाता है, आक्रोश हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी मनमोहक वस्तुएं देखने लगती हैं, तो मन तो नहीं चाहता है कि मुझे उसको खरीदना है, लेकिन फिर भी अपन लोग क्या कर लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं, है ना? विपरीत खरीदता है। इसके विपरीत भी कैसे, जब मनुष्य पर बात बातार के जादू का भी कैसे थे प्रभाव उतरने लगता है, तब वह कैसे थे उसे खरीदते हुए भी वस्तुओं का अनावश्यक लगने लगती है, फिर जब बाद में उसे लगती है। चलिए आगे चलते हैं। ढोल की आवाज़ पर पूरे गांव पर भी क्या असर होता है? महामारी की यानी त्रासदी जूझते हुए गांव को वालों में ढोलक की आवाज़ सुनकर कि उनकी ही मनो की रखते जल्दी से इसको देख लीजिए। मैं आपके लाने हाँ थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि आप देख सकें। एकांकी के तत्वों के नाम पहले अपन देख चुके हैं। कहानी के प्रमुख तत्व ये दिए गए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है बेटा? अभी रात्रि के लंबा टाइमिंग भी है, अभी 2 बज रहे हैं, सोया भी नहीं हूँ, हल्का सा आँखें भी आपको डिस्बैलेंस दिख रही होंगी। आप लोगों के लिए अनन्य प्रयास के काफ़ी सारे बच्चों की कॉल्स भी आ रही थी, सर पेपर के लिए टेंशन हो रही है, कुछ मोस्ट क्वेश्चन बताइए। तो हमने सोचा कि चलिए मैं आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आप देख सकें, क्योंकि गला साथ नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण से ये अपना रिवीजन हो गया है। चलिए, है ना? तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप पूरी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। अगले पेपर के लिए अपन पूरा प्रयास 10वीं क्लास की अगर बात करेंगे तो संस्कृत का पेपर है, संस्कृत के लिए अपन पूरा प्रयास करेंगे। दिन में नहीं होगा तो हाँ प्रयास करेंगे कि संस्कृत के मोस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बने। 10वीं क्लास के लिए संस्कृत का बनेंगे। ये अभी 12वीं का है, तो 12वीं के लिए ही मैं 10वीं 12वीं दोनों के लिए और कॉम्पिटिशन के लिए भी तैयारी करवाऊँगा जी। थैंक यू सो वेरी मच।